So, hey guys, welcome back to my channel. Classes at Agarwal Academy. This is CMA विशाली अग्रवाल. तो फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बैलेंस शीट को, जिसके अंदर हम थोड़ा सा पहले उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम एक एक करके उसके सारे पॉइंट्स को समझना शुरू करते हैं. देखिए, हमने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ समझी थी कि बैलेंस शीट होती क्या है, बनाई क्यों जाती है और क्यों कौन बनाता है इसको. देखिए, बैलेंस शीट होती क्या है. सबसे पहले बैलेंस शीट को हम कहते हैं कि ये एज ऑन पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर दिन के ऊपर हमारी असेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज को शो करता है. इसका मतलब बैलेंस शीट के बेसिकली हमें तीन पार्ट समझने हैं. हम तीन पार्ट्स में बैलेंस शीट को बाइफिकेट करने वाले हैं. फर्स्ट इज आर इक्विटी, सेकेंड इज आर लाइबिलिटीज एंड थर्ड इज आर एसेट्स. इक्विटी वो पैसा जो हमने शेयर होल्डर से लिया है. हमने लास्ट क्लास में शेयर्स के बारे में समझा था. तो जो पैसा कैपिटल के रूप में हमको शेयर्स के थ्रू मिलता है, दैट इज आर इक्विटी. सेकेंड इज लाइबिलिटीज की हमको कितने कितने कर्ज चुकाने बाकी हैं. एंड थर्ड इज आर एसेट्स की मतलब हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज अभी हमारे पास बाकी हैं. ये हमने पढ़ा था. बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है. ऐसा नहीं है कि हमको पूरे साल के असेट्स एंड पूरी साल की लाइबिलिटीज शो करनी होती हैं. जिस दिन हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, उस दिन हम ये बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं. उस दिन हम पर्टिकुलर डेट पे देखते हैं कि हमारे पास कितना कितना क्या क्या बचा हुआ है. सेकेंडली, हमने ये बोला था हम इसको बना क्यों रहे हैं. हम इसको इसलिए बना रहे हैं टू असेस द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इसका मेन रीजन क्या था, हमको ये देखना होता है कि हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कितनी ट्रू एंड फेयर है. और हमने ये भी माना था कि जो बैलेंस शीट बनती है वो हमारी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से बनती है, क्योंकि हम ये मान रहे होते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू करता है. इसको बनाता कौन है, हमारी कंपनी के अकाउंटेंट्स बनाते हैं. ये टॉप मैनेजमेंट के आगे प्रेजेंट की जाती है, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक चीज़ की कैलकुलेशन देख लिए. तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर सारी आइटम्स के आगे उनके फिगर्स लिखते हैं और वो हम टॉप मैनेजमेंट के आगे प्रेजेंट करते हैं. तो बैलेंस शीट हमने सबसे पहले समझ लिया. बैलेंस शीट होती क्या है, मैं शॉर्ट में इसको BS लिखती हूँ बैलेंस शीट को. बैलेंस शीट हमको क्या बताती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर. देखिए, मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि आपको यहाँ पे से समझना है. आपको प्रॉपर नोट्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के अंदर मिल जाएंगे. मैं एक लिंक अटैच करती हूँ जिसमें प्रॉपर नोट्स मेरे बने हुए होते हैं. मेक श्योर आप उनको हाथ से ही लिखें ताकि आपके लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. अभी यहाँ पर सिर्फ समझेंगे, लिखना कुछ नहीं है. आप सिर्फ इसको देखिए, अपने टर्म्स माइंड में क्लियर करनी है हमें. बैलेंस शीट क्या बताती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. क्लियर. इसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बैलेंस शीट की. बैलेंस शीट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम यही बोलते हैं कि एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो हमेशा यही है, इट शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. ट्रू एंड फेयर व्यू देता है ये किसका, फाइनेंशियल पोजीशन का. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इट इज बेस्ड ऑन, अभी हमने बोला ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे हमारी बेस्ड होती है. थर्ड, हम इसमें बोलते हैं ये बैलेंस शीट कैसे बनती है, दिस इज प्रिपेयर्ड अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ये तीन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इसका बैलेंस शीट के ऊपर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज एक्ट 1956. देखिए, हमारे यहाँ पहले क्या होता था, ये कंपनीज एक्ट 2013, इसका मतलब ये हमें बताता है कि ये एक्ट कब आया, 2013 में. तो इससे पहले क्या हुआ करता था, हमारे यहाँ पर एक एक्ट हुआ करता था कंपनीज एक्ट, बट ये ईयर कौन सा हुआ करता था, 1956. 1956 से लेकर अभी तक 2013 में जब ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ, उससे पहले तक हम यही एक्ट फॉलो करते थे, कंपनीज एक्ट 1956. इसके अंदर जो बैलेंस शीट, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन बना रही हूँ 1956 एंड 2013 का. इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस करे गए. पहली चीज तो ये, जो हम बैलेंस शीट बनाते थे एज पर कंपनीज एक्ट 1956, वो बनता था शेड्यूल 6 में.
और अब ये किसके अंदर बनता है, शेड्यूल 3 के अंदर बनता है, पार्ट 1 के अंदर बनता है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। सेकेंड पॉइंट ये हुआ, ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जब 1956 के अंदर दिया गया था, दिस वाज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। ये फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल था, जो हम हमेशा पढ़ते हैं। इधर एक टी शेप का अकाउंट होता है, इधर सारे एसेट्स आ जाते हैं, इधर सारी लाइबिलिटीज आ जाती है। दैट वाज आवर ओल्ड फॉर्मेट, जो कि शेड्यूल 6 के अंदर था, 1956 के अंदर। अच्छा, अब क्या हुआ, अब 2013 के अंदर हमने जो फॉर्मेट दिया दैट इज वर्टिकल फॉर्मेट। अब इसको हमने क्या करा, हमने एसेट्स लाइबिलिटीज ऐसे ना करके एक ऐसा फॉर्मेट बनाया जिसके अंदर पहले हमने इक्विटी लिखी, फिर लाइबिलिटीज लिखी, फिर एसेट्स लिखी, नीचे के नीचे लिखते चले गए। हमने ऐसे टी शेप अकाउंट नहीं खोला। तो ये थोड़ा सा फर्क था 1956 के एक्ट के अंदर एंड 2013 के एक्ट के अंदर। तो अब हम इसको समझते हैं, बैलेंस शीट को कंटिन्यू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू था बैलेंस शीट के ऊपर। अब हम फाइनली बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया बैलेंस शीट के 3 पार्ट्स हमको समझने हैं। 3 पार्ट्स में हम पूरी बैलेंस शीट को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज आवर बैलेंस शीट के अंदर 3 पार्ट्स। पहला पार्ट होगा हमारा इक्विटी, हम इक्विटी को समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे लाइबिलिटीज को, एंड थर्ड हम समझने वाले हैं असेट्स को। हम 3 पार्ट्स में बैलेंस शीट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, इक्विटी, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। तो एक आपके स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्मेट आया होगा बैलेंस शीट का, तो आप इसको देखिए अच्छे से, फिर हम एक एक करके इसके हेड्स को समझना शुरू करते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले इक्विटी वाले हेड से। सबसे पहले देखिए, इक्विटी के अंदर इस बैलेंस शीट के अंदर क्या करा, इनको बेसिकली मेजर हेड्स बोला गया। ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर कुछ हेड्स दिए गए कि मेजर हेड्स हैं, एंड उसके बाद असेट्स। हमने क्या करा, जो आपने बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट हेड देखा होगा दैट वाज इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी हमारी कंप्लीटली एक साइड बनती है। इन दोनों का टोटल इस असेट्स के टोटल के बराबर होता है। अगर ये दोनों टैली करते हैं, इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल सही बनी है, आपकी बैलेंस शीट में गड़बड़ नहीं होगी। मेनली हम ये मानते हैं कि गड़बड़ नहीं होगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले इक्विटी से। तो सबसे पहला हेड आपने देखा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर हम थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर देखिए, अभी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर कुछ मेजर हेड्स हैं। तो सबसे पहला मेजर हेड है, MH में लिख देती हूँ यहाँ पे। मेजर हेड इज योर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। अब इसके अंदर कुछ चीजें आएंगी, उसके बाद हमारी लाइबिलिटी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले इक्विटी के अंदर हमारा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के अंदर हमारा सबसे पहला मेजर हेड क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड। अब इसके अंदर देखिए 4 चीज आती है, इसके अंदर 4 चीज आती है। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, सेकेंड इज योर रिजर्व्स इन सरप्लस, R&S में इसको लिख रही हूँ, रिजर्व्स इन सरप्लस। थर्ड इज योर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, एंड फोर्थ इज योर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब हम एक एक करके इन चारों को समझते हैं। देखिए, इनको क्लियरली अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। पहले और सबसे पहले उठाते हैं हम क्या चीज, शेयर कैपिटल फर्स्ट। तो ये था मेजर हेड और ये 4 हो गए इसके सब हेड्स। जो क्वेश्चन आता है ना बहुत बारी, वो क्या करता है, इस चैप्टर से बेसिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो आपको एक आइटम दे देगा और आपसे पूछेगा इसका मेजर हेड बताइए, इसका सब हेड बताइए। तो इसलिए मैं यहीं पे क्लासीफाई करके चल रही हूँ कि ये मेजर हेड है, ये सब हेड है।
तो फर्स्ट इज योर शेयर कैपिटल। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में शेयर्स को समझा था अच्छे से। हमने बोला था जब कंपनी को कैपिटल लगाने के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो दो जगह से पैसा उठाती है, या तो वो शेयर्स इशू करती है, डिवेंचर्स इशू करती है। इसका मतलब शेयर्स इशू करने के बाद जो कंपनी के पास पैसा इकट्ठा होगा वो क्या होगा, हमारी शेयर कैपिटल। द कैपिटल रिसीव्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स इज योर शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल क्या होता है, ये शेयर कैपिटल ना एक तरह का नहीं होता, ये बहुत सारे इसमें टाइप्स होते हैं। इसका एक प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाता है। हमने देखा था कि 4 चीज़ आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, हमारी बैलेंस शीट, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स हमने बोला था कि हमारी प्रॉपरली वर्किंग्स होती हैं। तो अब पहली वर्किंग क्या होती है, हमारी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का हमारा नोट बनता है जिसके अंदर मैं आपको समझाती हूँ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हमारा क्या होता है, एक नोट्स बनाते हैं हम, इधर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, इधर लिखते हैं हम अमाउंट। ये आपको मेरे पीडीएफ के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो टाइप होता है शेयर कैपिटल का, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, देखिए अब इसका मीनिंग समझते हैं क्या होती है। ऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है, एक चीज की परमिशन ग्रांट करना। क्लियर। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जितना का मैक्सिमम आप शेयर्स इशू कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा है कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, तो हमको एक लॉ के अंदर, या हम सिंपली लैंग्वेज में बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कंपनीज का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसके पास हमको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है जिसका नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमारी कंपनी का नाम, हमारी कंपनी का एड्रेस, हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, हमारी कंपनी की कितनी कैपिटल होगी, वो सब चीज़ें उसके अंदर दी जाती हैं। तो अब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारी बेसिकली हमारे वर्क को, हमारे एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन को लिमिट कर देता है कि कंपनी इस चीज़ के अंदर रह के काम कर सकती है, ये उसका एरिया ऑफ वर्क होने वाला है। उसके अंदर एक क्लॉज होता है, दैट इज कैपिटल क्लॉज। हम क्या करते हैं, जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फाइल करते हैं, तो हम जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाते हैं तो हम उसको ये कहते हैं कि सर हम क्या करेंगे, हम जो कैपिटल बिजनेस में लगाएंगे ना, वो हम हद से हद, फॉर एग्जाम्पल 30 लाख रुपए तक हम लगा देंगे। 30 लाख रुपए तक लगाएंगे, जिसमें क्या होगा, हम एक शेयर की वैल्यू को रखेंगे 100 रुपए, और ऐसी ऐसी हम 30,000 यूनिट्स बनाएंगे। मतलब हम 30,000 शेयर्स इशू करेंगे ऑफ ₹100 ईच। तो हम कितना कैपिटल लेंगे, 30 लाख रुपए। अब ये 30 लाख रुपए ना मेरी लिमिट हो गई। अब जब भी मैं शेयर्स इशू करूंगी ना, मैं कभी भी इस अमाउंट को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकती। मैं 30 लाख से ज्यादा की वैल्यू के शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 50,000 शेयर्स इशू कर दूं। क्यों? क्योंकि लॉ ने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप इतना ही इशू कर सकते हो शेयर्स। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसकी लिमिट तक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। तो हम क्या करते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे अमाउंट में आ गया फॉर एग्जाम्पल 30 लाख रुपए। क्लियर। इसके नीचे हम सारी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, इतने इतने शेयर्स ऑफ रुपीज इतना इतना ईच। तो दिस इज माय ऑथराइज्ड कैपिटल। एंड ध्यान रखिएगा ये कैपिटल हमेशा डबल अंडरलाइन से क्लोज होती है। क्यों? ऑथराइज्ड कैपिटल हम सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर इस नोट्स टू अकाउंट्स में देते हैं, इसलिए कभी भी हमारे बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनती। बट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हम इसको हमेशा डबल अंडरलाइन से क्लोज कर देते हैं। सेकेंड इज माय इशूड कैपिटल। देखिए, अब मेरे को लॉ ने क्या बोला, आप 30 लाख तक इशू कर सकते हो, पर मैंने सोचा अभी मुझे 30 लाख रुपए की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सिर्फ 20 लाख रुपए तक के शेयर्स इशू करते हैं। तो इशूड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो आपने एक्चुअली पब्लिक को इशू करा है। तो मैंने क्या करा, 20 लाख रुपए तक ही सिर्फ पब्लिक को शेयर्स दिए। इसका मतलब मैंने क्या करा, 20,000 शेयर्स यूज करे 100 रुपए के। तो जो मेरे पास 10,000 शेयर्स बच गए जो मैंने भी इशू नहीं करे, वो क्या हो गई, अनइशूड कैपिटल। क्लियर। तो इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली इशूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक। इसको भी हम डबल लाइन से क्लोज करते हैं हमेशा, क्योंकि ये भी हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के पार्ट पे देते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। थर्ड इज योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
देखिए अब क्या करा आपने, 20,000 शेयर्स मार्केट में इशू करे, 100 रुपये ईच का शेयर। बट लोगों ने, आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल नहीं नई थी, तो लोगों ने क्या करा, सिर्फ 10,000 शेयर्स ही लिए, आपके 10,000 शेयर्स बच गए जो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं करे या लोगों ने खरीदे ही नहीं। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल हो गई, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो एक्चुअली लोगों ने खरीदा, अगर मैं सिंपली बोलूं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10 लाख रुपए, सिर्फ 10 लाख तक की ही कैपिटल थी जो लोगों ने एक्चुअली परचेज करना जिसको समझा। तो बाकी के जो 10,000 शेयर्स बच गए, जो मेरे पास 10 लाख की कैपिटल बच गई, वो क्या हो गई, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, वो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करी। अब देखिए यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है कि 20 लाख के 20 लाख बिक जाए मेरे, मतलब 20,000 के 20,000 शेयर्स बिक जाए, सिर्फ 10,000 ही बिके। या फिर हो सकता है कि लोगों ने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो अब वो कंपनी की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, बट तीनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं। बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी ने सिर्फ 10 लाख तक ही आपके शेयर्स को खरीदना सही समझा है। तो दिस इज माई सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा आगे नोट्स टू अकाउंट जैसे कैरी होता है, उससे पहले हम थोड़ा सा 2 टर्म समझने वाले हैं, 2-3 टर्म्स हैं छोटी छोटी जिनको हम समझने वाले हैं, सो दैट हमको ये नोट्स पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ इज कॉल्ड अप कैपिटल। ये नोट्स का पार्ट नहीं है ये, बट समझाने के लिए मुझे जरूरी है। कॉल्ड अप कैपिटल, देखिए कंपनी ने जो इशू करा था वो करा था 10,000 शेयर्स इशू करे थे 100 रुपए के। क्लियर? कंपनी ने क्या करा, ये 100 रुपए कंपनी नॉर्मली क्या करती है ना, टुकड़ों में मंगाती है लोगों से, इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, कंपनी ने क्या करा, मैं थोड़ा सा इसको रब कर रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा यहाँ। देखिए कंपनी क्या करती है नॉर्मली, जो ये 100 रुपए है ना, इनको इकट्ठा ना मंगाकर टुकड़ों में मंगाती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने क्या करा, इसको ऐसे बांटा, पहले आप 20 रुपए दे दो, फिर आप 30 रुपए दे दो, एंड फाइनली आप 50 रुपए दे दो लाके। क्लियर? अलग अलग डेट्स पे कंपनी ने ये पैसा लोगों से मंगाया। तो जब कंपनी ने इशू करा ना, कंपनी ने जब इशू करे शेयर्स, तो उन्होंने बोला सिर्फ 20 रुपए से भी आपको बुक करना है अपने शेयर को। अगर आप हमें 20 रुपए दे देते हो तो हम आपका शेयर बुक कर देंगे, तो वो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट हो जाएगा। तो कंपनी ने 20 रुपए मंगाया। इसको ध्यान रखिएगा, जब कंपनी टुकड़ों में पैसे मंगाती है ना, तो इनको हम बोलते हैं कॉल्स। ये क्या होती है, कंपनी कॉल करती है, बुलाती है कि लाओ शेयर होल्डर अब हमें इतना पैसा दो। तो ये हो गई हमारी कॉल्स, पर इनके ना अलग अलग नाम है अकाउंटिंग के अंदर। तो 20 रुपए जो सबसे पहली कॉल, जो कंपनी सबसे पहली बार पैसा मंगाती है, जब कंपनी शेयर इशू करती है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। उसके बाद जब कंपनी दूसरी बार पैसा मंगाती है, अब एप्लीकेशन से आपका शेयर बुक हो गया, अब कंपनी आगे फ्यूचर में पैसा मंगाएगी, तो जब अब कंपनी दूसरी बार पैसा मंगाती है उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट। उसके बाद जितनी भी बार कंपनी पैसा मंगाएगी, अभी तो हमने एक केस लिया है, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे 20 और 30 कर देते हैं फिर से। अलॉटमेंट के बाद जितनी भी बार कंपनी पैसा मंगाएगी उनको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से। तो अब जैसे 20 रुपीज हो गई मेरी फर्स्ट कॉल, 30 रुपीज हो गई मेरी सेकेंड कॉल। क्लियर? इस तरीके से कंपनी ने 100 रुपए को ब्रेक करा। ओके, तो अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी ने मांगा 1 अप्रैल को, ये मांगती है 1 मई को, ये मांगती है 1 जून, एंड दिस इज जुलाई। कंपनी ने ऐसे कर करके आपसे पैसा मांगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताइए कि कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगी अप टू 1 अप्रैल। तो कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब हो गया वो कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट, या फिर इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी तक लोगों से जिसके अगेंस्ट जितना पैसा मांग लिया है। अगर मैं बोलूँ 1 अप्रैल तक कंपनी ने कितना पैसा मंगाया, तो उसने सिर्फ 20 रुपए मंगाए थे। तो अप टू 1 अप्रैल द कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹20 ओनली। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 जून को कितना होगा कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, तो 1 जून तक कंपनी ने कितना पैसा मंगा लिया था, 70 रुपीज मंगा लिया था। तो कॉल्ड अप कैपिटल अप टू 1 जून हमारी कितनी हो गई, 70 रुपीज। तो कॉल्ड अप कैपिटल वो पैसा हो गया जो अभी तक कंपनी ने मंगाया है। अब 30 रुपए क्या हो गया हमारा, अभी कंपनी ने ये नहीं मांगा ना, 1 जून की हम बात कर रहे हैं, कंपनी ने 30 रुपए तो नहीं मांगे,
तो ये पार्ट हो गया मेरा अनकॉल्ड कैपिटल का। ये कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी ने अभी तक नहीं मंगाई है, हमसे अभी तक मांगी ही नहीं है। क्लियर? उसके बाद एक टर्म और हमको समझनी है, पेड अप कैपिटल। देखिए पेड अप कैपिटल क्या होती है। अब हम ये मान के चलते हैं कंपनी ने पूरे 100 रुपए मंगा लिए थे, 1 जुलाई आ गई थी, कंपनी ने 30 रुपए तक बोला कि लाओ अब मेरे जो बचे हुए 30 रुपए हैं वो मुझे ला कर दो। एक शेयर होल्डर था एक्स एक शेयर होल्डर था, उसने 20 रुपए भी टाइम पे दिए, उसने 30 रुपए भी टाइम पे दिए, उसने 20 रुपए भी टाइम पे दिए, पर उसने 30 रुपए नहीं दिए। 30 रुपए उसने नहीं दिए। हम ये मान के चलते हैं कि ये सेकंड कॉल पे डिफॉल्ट कर गया। तो पेड अप कैपिटल क्या हुई? पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है। तो अगर मैं एक्स के केस में पेड अप कैपिटल बोलूं, पेड अप कैपिटल हो गई 70 रुपीज, तो अनपेड कितनी रह गई? 30 रुपीज। पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट होता है जो अभी तक शेयर होल्डर्स हमें पे कर चुके हैं, और जो नहीं करा वो बन जाती है मेरी अनपेड कैपिटल। क्लियर? अनपेड कैपिटल को हम सिंपली, अगर आपको अभी मैं नोट्स सिखाऊंगी उसमें टर्म्स आएगी, आप 2-3 टर्म्स और समझते हैं हम। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस एंड फोरफीचर ऑफ शेयर। एक बार हम इन टर्म्स को समझ लेंगे ना, फिर हमारे लिए नोट समझना ना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ तक ये नोट का पार्ट था, बट ये अभी मैं आपको एडिशनली समझा रही हूँ क्योंकि ये सब टर्म्स ना मुझे नोट्स को समझने में हेल्प करने वाली है। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है। अब समझते हैं कॉल्स इन एरियर्स। देखिए कंपनी ने बोला 1 जुलाई को मुझे लाके 30 रुपए दो। एक्स ने क्या करा? एक्स ने 30 रुपए का डिफॉल्ट करा था, एक्स ने वो 30 रुपए कंपनी को नहीं पे करे। तो वो पार्ट कैपिटल का वो पार्ट जो शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है, जिसको पे करने में डिले करता है, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स होते हैं बकाया अमाउंट। आपने कॉल मांगी पर सामने वाले ने आपको पे नहीं करा, तो वो क्या बन गई? कॉल्स इन एरियर्स। जैसे एक्स के केस में कॉल्स इन एरियर्स क्या थी? 30 रुपए। क्लियर? कॉल्स इन एडवांस। अब एक और शेयर होल्डर था वाई, ये इतना अच्छा था, कंपनी ने 1 जून को जब बोला ना कि मुझे फर्स्ट कॉल दे दो, 20 रुपए मेरे दे दो, इसने क्या करा? सेकंड कॉल का भी पैसा तभी दे दिया। इसका मतलब इसने क्या करा? एडवांस में ही अगली कॉल का पैसा भी इसको पे कर दिया कंपनी को। तो दिस इज कॉल्स इन एडवांस। जब कंपनी ने मंगाया तो अभी नहीं था, बट शेयर होल्डर ने बाद की डिफिकल्टीज से बचने से पहले पहले पे कर दिया, आपको एडवांस में ही वो पैसे लाके दे दिए कॉल्स के, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद फोरफीचर ऑफ शेयर्स। देखिए फोरफीचर ऑफ शेयर्स रिलेटेड होता है कॉल्स इन एरियर्स से। कॉल्स इन एरियर्स क्या था? एक्स से पैसा मंगाया पर एक्स ने पैसा नहीं दिया उसकी ड्यू डेट के ऊपर, तो क्या होगा? अब कंपनी ना वेट करेगी थोड़े दिन, कंपनी कहेगी कोई नहीं, चलो हो सकता है कोई रीजन आ गया हो, कोई मजबूरी ऐसी आ गई हो कि ये नहीं पे कर पाया हो, हम वेट करते हैं थोड़े दिन। वेट करती रही कंपनी, बट एक्स ने पे नहीं करा। तो अब कंपनी क्या सोचेगी? शायद ये पे करना ही नहीं चाहता। तो कंपनी क्या करेगी? जब कंपनी इसको फिर नोटिस भेजना शुरू करेगी कि सर आपको इतना इतना पैसा ड्यू था इस डेट पे, बट आपने अभी तक पे नहीं करा, तो आप पे कर दो। उन नोटिस का भी एक्स ने कोई रिप्लाई नहीं करा, तो कंपनी ये मान लेगी कि अब ये बंदा पे नहीं करेगा पैसे, अब ये बिल्कुल पे नहीं करेगा, तो इससे अपने शेयर्स वापस लो और इसका नाम हमारे उसमें से हटाओ, शेयर होल्डर्स की लिस्ट से इसका नाम हटाओ। तो कंपनी क्या करती है? फोरफीचर करेगी इस शेयर का। जब एक्स बिल्कुल भी उसके पैसे नहीं देगा ना, तो कंपनी उन शेयर्स को जब्त कर लेगी। फोरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना। कंपनी अपनी पोजेशन में वापस ले लेगी उन शेयर्स को, और क्या करेगी? हमारा कैपिटल में से उस अमाउंट को मतलब ऐड कर देगी, हमारे शेयर्स के अंदर ऐड कर देगी कि इतने शेयर्स मेरे पास वापस आ चुके हैं। क्लियर? तो कॉल्स इन एरियर समझ आ गया, कॉल्स इन एडवांस समझ आ गया। कॉल्स इन एरियर जब शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया टाइम पर, कॉल्स इन एडवांस जब उसने हमको टाइम से पहले पे कर दिया, और फोरफीचर ऑफ शेयर उसके कंपनी के बार बार अटेम्प्ट करने पर कि ये बंदा शायद पैसे दे देगा, उसको रिमाइंडर्स भेजने पर जब उसने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी ने अपने शेयर्स उससे वापस लिए। अब देखिए कंपनी की वो पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी उसका कितना पैसा वापस करेगी। ये कंपनी की टोटली पॉलिसी पे डिपेंड है कि क्या कंपनी उसका जो उसने पैसा अभी तक दिया है वो वापस करने वाली है, या फिर कंपनी उसको एक भी पैसा नहीं देगी, या फिर कंपनी उसको पार्टली पैसा वापस देगी। वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स भी आई गेस आपको क्लियर होगा। तो हमने ये थोड़ी सी टर्म्स 5 टर्म्स एडिशनली समझी। अब हम अब इसको नोट को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए
हमने सब्सक्राइब कैपिटल समझ लिया था। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल हो गई जो लोगों ने एक्चुअली जिसके लिए पैसा पे करा, जितने शेयर्स का पैसा पे करा, दैट इज योर सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर हमने बोला कि कंपनी की मर्जी है कि कंपनी 100 रुपये एक बार में मंगाना चाहती है, टुकड़ों में मंगाना चाहती है। और हमने एक शेयर होल्डर के बारे में समझा था, एक्स, जिसने पैसा हमको पे नहीं करा था। तो सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट्स होते हैं। पहला इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। फुल्ली पेड के अंदर वो लोग आ गए जिन्होंने जितना पैसा कंपनी ने मांगा था, जितना पैसा कंपनी ने कॉल किया था, उतना ही इन लोगों ने पे कर दिया। और नॉट फुल्ली पेड के अंदर वो लोग आ गए जितना कंपनी ने मांगा था, कॉल करा था, पर उन्होंने सारा का सारा पे नहीं करा। कॉल्ड अप एंड पेड अप के बाद समझने के बाद आपको ये फुल्ली पेड एंड नॉट फुल्ली पेड आई गेस क्लियर होंगे कि ये हमने क्यों डिवाइड करा। तो नॉट फुल्ली पेड के अंदर कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा कि इसने अभी तक हमको पे नहीं करा है, इसकी कैपिटल अभी अधूरी है। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आ गया, जितना भी अमाउंट इसके अंदर जाना था फुल्ली पेड एंड नॉट फुल्ली पेड का मिला के यहाँ पे आ जाएगा। जो सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है वो हमारा कैपिटल का पार्ट बनती है, क्योंकि ये वही तो शेयर्स है जो लोगों ने लिए हैं। ये तो शेयर्स थे जो इशू करे, जरूरी थोड़ी नहीं है सारे लोगों ने ले ली हो। ऑथराइज कैपिटल जरूरी थोड़ी नहीं हमने सारी इशू ही कर दी हो। इसलिए सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है वो एक्चुअली के बैलेंस शीट के अंदर जाती है, वो हमारी कैपिटल का पार्ट बनती है। और ये ऑथराइज और इशूड कैपिटल हमारी कैपिटल का पार्ट नहीं बनते। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, जब हम सब्सक्राइब कैपिटल को लिख लेते हैं फुल्ली पेड एंड नॉट फुल्ली पेड, तो हमने यहाँ क्या करा, टोटल कर दिया। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बार बार अटेम्प्ट करने पे भी पैसे नहीं दिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर्स। जैसे एक्स का ही हम बोल देते हैं कि उसने हमको पैसा नहीं दिया था ना पूरा, तो हमने उसके पैसे को, जितना पैसा उसका जो पैसा उसने दे दिया वो तो यहाँ आ जाएगा, और जो पैसा उसने डिफॉल्ट करा वो यहाँ आएगा। जैसे उसने 70 रुपये दे दिए थे, तो 70 रुपये तो बन जाएंगे नॉट फुल्ली पेड का पार्ट, इतना पैसा वो दे चुका है। कॉल्स इन एरियर्स हो गए मेरे 30 रुपये, जो पैसा अभी तक उसने नहीं दिया, तो वो कॉल्स इन एरियर्स का पार्ट बन जाएगा। हम इसमें ऐड कर देंगे शेयर फोर फीचर को। शेयर फोर फीचर क्यों ऐड करा, अब ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है ये इसका पार्ट नहीं रहा ना, क्योंकि हमने इससे वापस ले लिया, तो इसमें ऐड बैक करो। इसको अपनी पोजीशन में लाने के लिए हमें यहां से खत्म करने के लिए इसको ऐड करना होगा। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, शेयर फोर फीचर को ऐड कर देते हैं। अब जो फाइनल फिगर आएगी, शेयर फोर फीचर को ऐड करके जो फाइनल फिगर आएगी वो यहाँ पे टोटल में हमारी कहाँ जाएगी, शेयर कैपिटल के सामने। देखिए मैंने बैलेंस शीट में हमेशा बोला था कि हम इन हेडिंग्स के आगे ना सिर्फ इनका अमाउंट लिखते हैं, हम कोई कैलकुलेशन शो नहीं करते। तो अब ये जो टोटल आया ना, ये नोट्स टू अकाउंट से जो टोटल आया वो इस शेयर कैपिटल के सामने जाने वाला है। आई गेस ये सबसे लंबा हेड था समझने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैपिटल थी। अब हमारा थोड़ा जल्दी कवरेज होगा, क्योंकि इतना डीप में हमको अब नहीं समझना, बेसिकली मीनिंग समझते चलेंगे। आई होप ये नोट्स टू अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ कैपिटल, एवरीथिंग, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, शेयर फोर फीचर, आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो शेयर कैपिटल का हेड, सब हेड जो था वो ये था, नोट्स टू अकाउंट्स। इसके बाद हम आते हैं रिजर्व्स इन सरप्लस पे। देखिए रिजर्व्स इन सरप्लस, सरप्लस तो हम वैसे भी नॉर्मली टर्म्स में यूज करते हैं जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है। इसका मतलब सरप्लस तो हमको वो पार्ट शो करता है जो हमारा प्रॉफिट का है। जब हमारे सारे खर्चे होने के बाद जो इनकम का पार्ट मेरे पास बच गया वो मेरा सरप्लस हो गया। बेसिकली जो हम बनाते थे नेट प्रॉफिट की सिचुएशन हो गई, नेट प्रॉफिट, या फिर अगर मैं नेगेटिव प्रॉफिट्स की बात करूं तो वो भी सरप्लस के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव प्रॉफिट्स भी आ गए, मतलब हमारा नेट लॉस भी आ गया। पहले हम क्या करते थे, जब हम शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग बनाते थे बैलेंस शीट, उसके अंदर जब हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था तो हम उसको कैपिटल के अंदर ऐड करते थे। बट हमने इसके अंदर एक क्या चेंज करा, अब हम उसको कैपिटल के अंदर नहीं लेके गए, अब हमने उसको क्या करा, रिजर्व इन सरप्लस का पार्ट बना दिया। हम यहाँ से नेट लॉस को माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट को यहीं पर ही ऐड करेंगे। आप समझने वाली बात है रिजर्व्स, ठीक है। सरप्लस तो हमें समझ आ गया, जो प्रॉफिट बच गया मेरा सारे खर्चे करने के बाद। देखिए जब हमको प्रॉफिट होता था, नेट प्रॉफिट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नेट प्रॉफिट होता है 5 लाख रुपए का, कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ इस साल,
कंपनी क्या करती है, कुछ तो पार्ट बना देती है सरप्लस का। कंपनी कहती है इतना तो मैं प्रॉफिट बचा लेती हूँ अपने पास। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का इसने प्रॉफिट बचा लिया, ये सरप्लस हो गया। और इसने क्या करा, इसमें से बोला कि 3 लाख रुपए के ना हम कुछ रिजर्व्स क्रिएट करेंगे। अगर मैं रिजर्व को बोलूँ ना तो रिजर्व मेरी हो गई गुल्लक। गुल्लक है ये मेरी एक तरह से। जैसे हम सेविंग्स करके रखते हैं ना अपनी, कि अगर कल को मुझे कोई कोई चीज लेने का मन होगा तो मैं इस गुल्लक में से पैसे निकाल लूंगी। सेम चीज ये रिजर्व काम करता है। ये मेरी गुल्लक है, कंपनी की गुल्लक है। कंपनी क्या कह रही है, हम क्या करते हैं अलग अलग नाम से ना अलग अलग पैसे को सेव करते हैं, कि कल को अगर हमारे पास ये खर्चा हो गया हमारा, तो हमको अचानक से नीड नहीं होगा, हमको अचानक से पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे उसकी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं उसके लिए रिजर्व बना के चलते हैं। हम एक पैसे को, थोड़े से पैसे को साइड करते चलते हैं हर साल, ताकि हमारे पास अगर कोई एक्सपेंडिचर आता है जो हमें पता है कि शायद ये हमारा हो जाएगा, शायद ही बेसिकली हो ही जाते हैं, हमें पता है कि आज से शायद 2 साल बाद 4 साल बाद हमें ये एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा उस गुल्लक में जमा करते जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ गुल्लक समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिजर्व हम देख लेते हैं कुछ। देखिए इसके अंदर सबसे पहला आता है जो आपने नॉर्मली सुना होगा, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व कंपनी क्यों बनाती है, हमने कैपिटल इनकम्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पढ़े हैं। कैपिटल इनकम्स वो इनकम्स होती है जो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं हो रही, जैसे हमने फिक्स एसेट को सेल कर दिया। क्लियर। तो हमारे पास जो कैपिटल इनकम्स की वजह से हमारे पास जो पैसा आया, हमने उसको क्या करा, अपने नेट प्रॉफिट का पार्टनर बना के हम उसको ना अलग से ही रखते चले गए, कि हम क्या करते हैं कि कल को अगर हो सकता है मैं फिक्स एसेट को बेचूं तो मुझे कैपिटल लॉस भी हो जाए। तो हमने कैपिटल रिजर्व बनाया जिसमें हम क्या कर रहे थे, जितने भी हमारे कैपिटल नेचर की इनकम्स थी उसका हम पैसा साइड करते गए, ताकि हम कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को मीट कर सके। दिस इज माय कैपिटल रिजर्व। और समझ लेते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, देखिए कंपनी को मैंने बोला था कि कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें चाहिए था 10 लाख रुपए, कंपनी ने क्या करा, 100 रुपए का एक शेयर रखा वैल्यू उसकी, और ऐसे 10,000 शेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो जिस वैल्यू में कंपनी डिवाइड करती है, दिस इज कॉल्ड आर फेस वैल्यू, इसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। अब हो सकता है कंपनी इसको ज्यादा पे बेच दे, जरूरी थोड़ी नहीं कि 100 रुपए बेचे, हो सकता है 150 रुपए पे बेच दे, या फिर हो सकता है कंपनी इसको 50 रुपए पे ही बेचे। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। अभी हम ज्यादा वाली लेके चलते हैं। कंपनी ने क्या करा, 100 रुपए के शेयर को मार्केट में 150 रुपए का बेचा, लोगों ने खरीदा। इसका मतलब 100 रुपए तो उसकी वैल्यू थी, 50 रुपए तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया ना एक तरह से। कंपनी ने 50 रुपए 100 रुपए से ऊपर कमा लिए, इसका मतलब ये कंपनी का फायदा हो गया 50 रुपए का। तो जब कंपनी अपनी फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू से ओवर एंड अबव प्राइस पे शेयर को मार्केट में बेचती है, तो वो बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब कंपनी ने इशू करा है शेयर को प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 50 रुपए। तो कंपनी क्या कर रही है, अब इस 50 रुपए को ना कंपनी ने बोला ये हम प्रॉफिट ना मान के हम इसका एक रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, हम इस पैसे को भी बचा लेते हैं अलग की अलग ही। हम क्या करेंगे, इस 50 रुपए को ना अलग से रख लेंगे, ताकि कल को हमारे को अगर शेयर्स के ऊपर कोई खर्चा करना पड़ गया तो हम इससे निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमको अपने नेट प्रॉफिट डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो रिजर्व हो गया जो कंपनी ने जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे थे, और उसकी वजह से जो ओवर एंड अबव प्राइस की वजह से कंपनी को जो फायदा हुआ था, उससे कंपनी ने एक रिजर्व क्रिएट कर दिया। तीसरा एग्जाम्पल, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। देखिए रिडेम्पशन का मतलब हमने समझा था, जब कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर्स का पैसा वापस करके अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज कर लेती है, शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस कर देती है। अब अगर कंपनी कैपिटल का पार्ट क्या होते हैं, शेयर्स। तो जब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने सोचा हो सकता है आने वाले टाइम में मैं अपने शेयर्स को रिडीम कर लूँ, जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने सोचा आज से 10 साल बाद आने वाले में मुझे वो शेयर्स रिडीम करने पड़ेंगे, अपने प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम क्या करते हैं, हर साल कुछ कुछ पैसा ना अलग करते चलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के नाम से, ताकि जब मुझे रिडेम्पशन करनी पड़े, मुझे शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करना पड़े, तो मुझे दिक्कत ना आए। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जब कंपनी अपने शेयर्स को खरीद कर
अब शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर दिया, उसके लिए हमने एक रिजर्व बना दिया। सेम वे ऐसे ही डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी हो सकता है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जब कंपनी को अपने डिबेंचर्स तो हमने बोला था ये तो वैसे फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू होते हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम कंपनी को पता होगा कि हमें ये डिबेंचर्स वापस लेके डिबेंचर होल्डर्स का पैसा देना पड़ेगा, तो डिबेंचर की रिडेम्पशन के लिए जब कंपनी ने एक रिजर्व बना दी तो दिस बिकम्स डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। उसके बाद इसमें आ जाता है एक रिवैल्यूएशन रिजर्व, और समझ लेते हैं क्या होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, देखो रिवैल्यूएशन का मतलब होता है अपने असेट्स को ना रीवैल्यू करना। हम अपने असेट्स को हमेशा बुक्स के अंदर बुक वैल्यू के ऊपर लेकर आते हैं। कंपनी ने सोचा क्या करते हैं, बहुत साल हो गए हम बुक वैल्यू पे ही घसीटे जा रहे हैं अपने असेट्स को, एक बार रिवैल्यू करके देखते हैं कि आज हमारी मार्केट में क्या वैल्यू है हमारे असेट्स की। तो कंपनी ने देखा कि उसके असेट्स की ना वैल्यू बढ़ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल लैंड है, लैंड की वैल्यू क्या हुआ, कंपनी ने खरीदी थी 10 लाख रुपए की, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई, तो कंपनी की रिवैल्यू हो गई, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया। तो कंपनी ने क्या करा, जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ ना, तो वो जो प्रॉफिट हुआ कंपनी को अपने असेट्स को अपवर्ड रिवैल्यू करके कंपनी ने उसका एक रिजर्व बना दिया कि हम इसको भी अलग ही रख लेते हैं, पैसे को बचा लेते हैं, नेट प्रॉफिट में ना लेकर जाके, सरप्लस में ना लेकर जाके हम इसको भी कंपनी का एक तरफ रिजर्व बना के रख देते हैं। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या हो गया, ड्यू टू अपवर्ड रिवीजन ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी, द अपवर्ड रिवीजन इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी, जो हमने रिजर्व बनाया दैट इज अ रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ रिजर्व थे, आप और भी अलग अलग नाम से भी रिजर्व्स बना सकते हो। एक नॉर्मली हम बोलते हैं जनरल रिजर्व, ये टर्म आप बहुत बार सुनने वाले हो आगे। जनरल रिजर्व, जनरल का मतलब क्या होता है, कॉमन, आम रिजर्व। हमने क्या करा, इस प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल के हर साल जनरल रिजर्व में डालते रहे। हमने कहा देखो अभी तो हमें तो पता था ये खर्चे तो होने वाले हैं, पर कुछ खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो आ जाए एकदम से, हम कहाँ से करेंगे। तो कंपनी ने क्या करा, कुछ कुछ पैसा निकाल के ना हर साल इस रिजर्व में डालती रही कि जो भी अनफोर्सीन खर्चा आएगा ना, मतलब कोई भी फ्यूचर में खर्चा आ गया तो हम यहाँ से पैसा निकाल लेंगे। जनरल रिजर्व जो हम किसी भी खर्चे के लिए यूज कर सकते हैं, कॉमन रिजर्व है ये। क्लियर। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ रिजर्व थे। सरप्लस मैंने आपको बता ही दिया, जब रिजर्व क्रिएट करने के बाद और सारे खर्चे करने के बाद जो आपके पास पैसा बच गया वो आपका कहाँ गया, सरप्लस के अंदर आ गया। तो रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट हो गए, बेसिकली मेरा नेट प्रॉफिट का पार्ट हो गए। और सरप्लस के अंदर याद रखिएगा, अगर नेट लॉसेज हैं आपके तो वो भी कहाँ जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही जाएंगे हमेशा। थर्ड हमने पढ़ा था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देखिए शेयर वारंट क्या होता है, जैसे कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, उसी तरह से कंपनी बहुत बार क्या करती है, शेयर वारंट्स भी इशू करती है। शेयर वारंट ना तो शेयर है ना डिबेंचर है, कुछ नहीं है। शेयर वारंट एक अलग से एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है। कंपनी क्या करती है, इसके अंदर लिख के देती है कि आज आप हमसे शेयर वारंट ले लो, बट आफ्टर कुछ टाइम के बाद आपके जो ये शेयर वारंट है ना, ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये किस में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो जैसे हमने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े थे, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पढ़े थे, उसी तरह से ये शेयर वारंट है, ये भी कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमने कुछ शेयर वारंट्स बेचे हैं तो उसके अगेंस्ट जो पैसा रिसीव हुआ वो कहाँ जाएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमने एक लास्ट हेड पढ़ा था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट समझ लिया था क्या होता है। जब कंपनी सबसे पहली बार अपने शेयर के ऊपर पैसा मंगाती है, जब कंपनी टुकड़ों में पैसा मंगाती है, और जो सबसे पहली बार जब कंपनी पैसा मंगाती है तो उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। जब सेकंड टाइम पैसा मंगाती है तो अलॉटमेंट। अब कंपनी ने शेयर्स इशू करे, फॉर एग्जाम्पल वही हम ले लेते हैं 20 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये के हिसाब से शेयर इशू करे थे। कंपनी ने एप्लीकेशन मंगा ली है पर अभी तक अलॉटमेंट नहीं आई है। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स थे, तो ये 10,000 शेयर्स के ऊपर जितना शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। देखिए वैसे तो शेयर होल्डर जब भी हम बोलते हैं ना, उसको इंसान को शेयर होल्डर हम तब बोलते हैं जब वो अलॉटमेंट पे कर देता है, बट मैं यहाँ शेयर होल्डर ही रेफर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को और कोई टर्म अभी समझ नहीं आ रही है। तो हम जब कंपनी को एक बंदा अलॉटमेंट का पैसा पे कर देता है ना, तब वो शेयर होल्डर बनता है, तब हम कहते हैं कि उसके शेयर अब सही है, अभी इसका मतलब आगे भी पैसे दे देगा।
एप्लीकेशन पे कुछ भरोसा नहीं होता। एक मैंने भी आपको ये समझाया था कि बहुत बार क्या होता है, कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाती है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने इशू तो 10,000 शेयर्स करे थे, पर आ गए 20,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये के लिए लोगों ने, 20,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि 10,000 इन टोटल 20,000 के ऊपर लोगों ने एप्लीकेशन पे कर दी होगी। हमेशा याद रखने का, जब भी कंपनी इशू करती है ना शेयर, तो वो एप्लीकेशन मनी ही मंगाती है सबसे पहले। क्लियर? तो 20,000 रुपये के ऊपर 20 रुपये से आ गए होंगे। अब कंपनी देखेगी कि उसे 10,000 इशू करना है, बाकी 10,000 का पैसा लौटाना है, क्या करना है। तो अभी जो 20,000 के ऊपर 20 रुपये के हिसाब से हमें पैसा मिल गया है ना, तो वो हमारा यहाँ पे जाता है, 4 लाख रुपए मेरा यहाँ आएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव हो गया है, पर उन शेयर्स के ऊपर अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है, अभी हमने अलॉटमेंट मंगाई नहीं है। तो ये 4 हेड थे शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। सबसे पहला हेड हमने, सबसे पहला जो बड़ा हेड पढ़ा, दैट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके अंदर हमने एक मेजर हेड पढ़ा शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर हमने 4 सब हेड पढ़े। फर्स्ट इज योर शेयर कैपिटल, सेकेंड इज योर रिजर्व्स इन सरप्लस। मेरे साथ रिवाइज करते चलिए, बोलते चलिए, ताकि आपको ये चीजें दिमाग में बैठे। पहला था शेयर कैपिटल, सेकेंड इज योर रिजर्व्स इन सरप्लस, थर्ड इज योर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, एंड फोर्थ इज योर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देखिए नॉर्मली आपकी बुक के अंदर ये लिखा होगा, यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, बट हमने समझ लिया अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया, सिलेबस के अंदर तो है, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। तो हमारा सबसे पहला क्लियर हो चुका है शेयर होल्डर्स फंड, इसका मतलब इक्विटी वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं लाइबिलिटीज के ऊपर। पूरा डिटेल डिस्कशन था ये। इसके बाद आपको ये चीजें, बैलेंस शीट की इक्विटी तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड आते हैं अब हम लाइबिलिटीज के ऊपर। देखिए लाइबिलिटीज के 2 पार्ट होते हैं। लाइबिलिटीज के 2 पार्ट हो गए, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज और एक होती है करंट लाइबिलिटीज। देखिए करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, हम करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज बोलते हैं जब ये लाइबिलिटी अराइज होती है उससे 1 साल के अंदर अंदर अगर ये पे हो जाती है तो हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। विद इन 12 मंथ्स के अंदर अगर आप इसको रीपे कर देते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी हम बोलते हैं जो 1 साल से ज्यादा हमारी खिंचने वाली है, उनको क्या हम बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी। कि हम अभी जिस दिन ये करंट लाइबिलिटी हमारी अराइज हुई उससे 1 साल के अंदर अंदर नहीं, उससे ज्यादा टाइम पीरियड के अंदर हम इसको पे करने वाले हैं। तो लाइबिलिटीज जब हम अभी इक्विटी समझ लिया, सेकंड इज आर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के अंदर हमारे 2 हेड है, मेजर हेड, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। तो पहले अब हम नॉन करंट लाइबिलिटी को समझते हैं, फिर करंट लाइबिलिटी को समझेंगे। उसके साथ हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी वाली साइड जो होती है बेसिकली इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नॉन करंट लाइबिलिटी इज योर मेजर हेड, इज योर सेकंड मेजर हेड। फर्स्ट था हमारा शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड मेजर हेड हो गया, मैं यहाँ पे 2 डाल रही हूँ, नॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड थर्ड इज आर करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज को समझते हैं हम, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती क्या है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ऐसे लोन्स जो आपने 1 साल से ज्यादा के लिए लिए हुए हैं। ठीक है, जैसे हमने डिबेंचर्स पढ़ा था, डिबेंचर्स किसके अंदर आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमने बोला था नॉर्मली 10 साल 20 साल के लिए इशू होते हैं। बैंक लोन आप लेते हो, कोई भी आपने होम लोन लिया, कुछ भी लिया जो आप 10 साल के लिए ले रहे हो, वो सब किसके अंदर आ गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सेकेंड हमारा हो गया डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। देखिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, हम तो ये बना रहे हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड, जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड, पर हमें टैक्स फाइल करना होता है हर साल। टैक्स के अपने प्रोविजंस हैं, इनकम टैक्स वाले हो गए वो अपने अलग प्रोविजन बना के बैठे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तो यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर के हिसाब से नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बट टैक्स वाले कहते हैं आप हमारे प्रोविजंस के हिसाब से नेट प्रॉफिट निकालो। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट और जो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट होता है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, ये इक्वल नहीं होते। अब आपने क्या करा, आपने एस्टिमेट लगा के चले आप अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स, और बना कितने हिसाब से, टैक्सेबल प्रॉफिट के हिसाब से, जो टैक्स आपको पे करना था। अब क्या हुआ, आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं टैक्स आ रहा था 10,000 रुपये, और टैक्सेबल प्रॉफिट के हिसाब से हो गया वो 15,000, ये बढ़ गया। तो आपने क्या करा, 10,000 रुपये के हिसाब से ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया था, पर जब गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करा तो वो 15,000 बना।
तो 5,000 रुपये की आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, आपको और पैसा देना पड़ेगा। लाइबिलिटी क्या होती है? वो पैसा जो आपको किसी को पे करना है। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यही होती है हमारी, जो ड्यू टू टैक्सेशन के प्रोविजंस की वजह से जो हमारे टैक्स के अंदर जो फर्क आता है वो होती है हमारी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, हमको पे करना है गवर्नमेंट को, इसलिए ये यहाँ पर आया। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ वो हेड पूछ सकता है सीधा सीधा। ठीक है, थर्ड हो गया आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और कोई लाइबिलिटी जो लॉन्ग टर्म की है वो ना तो यहाँ पर आ रही है बोरोइंग्स के अंदर, ना वो यहाँ पर आ रही है, तो वो किसके अंदर आ जाएगी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगी। क्लियर? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब इंक्लूसिव हेड हो गया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, तो यहाँ आ गया। फोर्थ हम पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देखिए प्रोविजंस क्या होते हैं हमारे? प्रोविजंस होते हैं जो हम, वही जैसे हम रिजर्व बनाते थे ना खर्चे को मीट करने के लिए, सेम वेज हम क्या करते हैं, किसी लाइबिलिटी को मीट करने के लिए हम एक अपने पास एक गुल्लक में पैसा जमा कर लेते हैं कि अगर वो हमारी लाइबिलिटी अराइज जब होगी तो हम यहाँ से उसको पे कर देंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन बना लिया उसका हमने, अभी से ये पैसा उसको इकट्ठा कर लिया ताकि हमारी जब फ्यूचर लाइबिलिटी अराइज हो रही होगी तो हम यहाँ से उसको पैसे को निकाल लेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जब ये लाइबिलिटी हमें पता है कि आज से आने वाले 1 साल के अंदर अराइज नहीं होने वाली है, 1 साल से ज्यादा ये खिंचने वाली है, तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जैसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, वो नॉर्मली हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि हमें पता है डेटर अगर पैसा लेके भाग गया तो हमें पता लग जाएगा, 1 महीने 2 महीने के अंदर हमें पता लग जाएगा। बट जो लॉन्ग टर्म के हैं, जो 12 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, वो यहाँ पर आ गए। क्लियर? जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी हम बनाते हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी क्या होती है, जब आप कुछ टर्म ईयर्स आप कंप्लीट कर देते हो ना एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ग्रेचुटी क्या होती है? जब आप रिटायर होते हो ना उस टाइम पे आपको मिलती है, बेसिकली बुढ़ापे का ही पैसा है। ठीक है, तो अब कंपनी को पता है कि एम्प्लॉय यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा है, ठीक है, तो कंपनी को उसको ग्रेचुटी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि वो 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से वफादार है आपका। तो आप उसके अंदर क्या करते हो, ग्रेचुटी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, उसको आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर लिखते हो। सेम वेज हम एक और प्रोविजन बनाते हैं यहाँ पे, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी क्या होता है? हमारे बुढ़ापे के लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं, एक अलग से अकाउंट में जमा कराते जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड। तो वो भी हमें पता है कि बुढ़ापे के लिए है वो पैसा, हम उसमें इकट्ठा करे जा रहे हैं, तो वो भी हमारे क्या हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कंपनी की लाइबिलिटी है, क्योंकि एम्प्लॉई आपके यहाँ काम कर रहा है, आप उसको पे करने वाले हो, तो आपकी लाइबिलिटी है, तो प्रोविजन बना दिया उसका भी कि जब ये लाइबिलिटी हमें देनी पड़ेगी तो हम यहाँ से पैसा निकाल लेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली मैंने 2 एग्जांपल दिए, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एंड प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। तो ये तो था नॉन करंट लाइबिलिटीज का हमारा मेजर हेड कवर हो गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिवेंचर्स आ गए, बैंक लोन्स आ गए, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट की वजह से जो डिफरेंस आया और उसकी वजह से जो लाइबिलिटी अराइज हुई वो यहाँ आ गई। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो यहाँ दोनों फिट नहीं हो रही वो यहाँ आ गई। इंक्लूसिव हेड हो गया। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो प्रोविजंस जो 12 महीने से ज्यादा के लिए हमने बनाए हुए हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं करंट लाइबिलिटीज को। करंट लाइबिलिटीज हमने बोला जो विद इन 12 मंथ्स हमारी पे हो जाएंगी, दैट वो हमारी क्या बनेंगी, करंट लाइबिलिटीज। तो अब हम करंट लाइबिलिटीज को समझ लेते हैं। पहला, जैसे इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी, इसमें क्या आ गई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या हो गई, जैसे हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जो आपने बैंक को पैसा आपने ओवरड्रॉ कर लिया बैंक से, आपको बैंक को लौटाना पड़ेगा, अगर नहीं लौटाओगे तो इंटरेस्ट लगता चला जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हो सकता है 14 दिन 15 दिन में हम इसको लौटा दें। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। और आपने फॉर एग्जांपल किसी से पैसा उधार ले लिया, आपने बोला कि मैं आपको आज से 2 महीने में इसको रिटर्न कर दूंगा, तो वो भी शॉर्ट टर्म बोरिंग होगी, वो पैसा जो आप 1 साल के अंदर अंदर रीपे कर दोगे। उसके बाद आते हैं इसमें ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, ट्रेड पेबल्स बेसिकली इसके अंदर हमारे क्रेडिटर्स आ जाते हैं, जिनको हम गुड्स, जो हमसे गुड्स, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, हमें उनको पैसा वापस करना है, ट्रेड पेबल्स हमारे क्रेडिटर्स। और बीपी आ जाते हैं बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स का ही दूसरा रूप है बेसिकली बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल मिला के क्या बनाते हैं, हमारे ट्रेड पेबल्स। थर्ड हेड आ गया हमारा अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज।
जैसे हम पढ़ते थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी मेरी अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर। जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी नहीं है, ट्रेड पेबल्स भी नहीं है, तो वो सारे एक्सपेंसेस हमारे जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो वो सब हमारे किस में आ गए अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में। उसके बाद ये इसमें क्या आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देखिए चल वही रहा है, 4 हेड इसके थे 4 हेड इसके थे, बस ये लॉन्ग टर्म थे ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया हमारा, और भी कोई भी प्रोविजन जो हम कम समय में, जिसको हमें पता है कि उसकी लायबिलिटी कम समय में अराइज होने वाली है, उसके लिए हम इसको बनाते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर हमारा डाउटफुल डेट्स हो गया। तो ये था हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हमने सबसे पहला पढ़ा लायबिलिटीज को एंड इक्विटी को। सबसे फर्स्ट जो हेड था इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटी के अंदर हमने एक मेजर हेड पढ़ के उसके 4 सब हेड पढ़े। उसके बाद लायबिलिटीज आई नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर हमने सबसे पहला सब हेड पढ़ा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सेकेंड हमने पढ़ा सॉरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। थर्ड हमने पढ़ा अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड फोर्थ हमने क्या पढ़ा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सेम वेज हमारा थर्ड मेजर हेड आ गया करंट लायबिलिटीज। उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सेकंड पढ़ा ट्रेड पेबल्स विच इंक्लूड क्रेडिटर्स एंड बीपीज। थर्ड हमने पढ़ा अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, इसके अंदर हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब कुछ आ गए। एंड लास्ट हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जब इन सब चीजों का हम टोटल कर देंगे तो हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा विच इज रेफर टू एज टोटल ए। अब ये टोटल ए इस इक्विटी और लायबिलिटी का टोटल हमारे इस असेट के बराबर होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं जल्दी से असेट साइड पे ताकि हमारी ये बैलेंस शीट खत्म हो, पूरी अंडरस्टैंडिंग इसकी खत्म हो। असेट्स ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा था समझने का, इसलिए वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया। तो हम थोड़ा सा असेट्स को समझते हैं अंदर ही। देखिए असेट्स हमने नॉर्मली सुना है 2 तरह के होते हैं सेम वेज। एक होते हैं नॉन करंट और एक होते हैं हमारे करंट। 2 डिवीजन कर दी मैंने असेट्स के अंदर भी। 2 इसके मेजर हेड्स होते हैं असेट्स के अंदर। फर्स्ट इज योर नॉन करंट असेट्स एंड सेकेंड इज योर करंट असेट्स। 2 हमारे मेजर हेड्स हो गए। अब हम इसके अंदर समझ के चलते हैं। इसके अंदर भी हमारी 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहला आ जाता है मेरा असेट से रिलेटेड एंड सेकंड मेरा आ जाता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब इसको समझ के चलते हैं। पहला नॉन करंट असेट्स के अंदर पहली चीज़ क्या आती है नॉन करंट असेट्स। देखिए नॉन करंट असेट्स के अंदर मेरा इसके अंदर बेसिकली सब हेड्स आ गए। पहला आ गया मेरा टैंजिबल असेट्स, बता रही हूँ अभी सिर्फ टैंजिबल असेट्स। टैंजिबल होते हैं जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। टैंजिबल असेट्स जैसे हमारी प्लांट एंड मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, हमारी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गए, लैंड हो गई, दीज आर टैंजिबल असेट्स। उसके बाद आती है हमारी नॉन टैंजिबल असेट्स। नॉन टैंजिबल के अंदर क्या हो गया, नॉन टैंजिबल असेट्स वो हो गए जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर ये असेट आपके बिजनेस को फायदा प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कंपनी की गुडविल। कंपनी की गुडविल क्या करती है, उसके लिए कस्टमर्स अट्रैक्ट करती है, उसकी सेल बढ़ती है, उसको फायदा होता है। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, आपने पेटेंट करा लिया किसी चीज़ को, अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो उसका वो है बेसिकली उसका फॉर्मूला, उसका कुछ भी कह लो आप, वो सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो, तो आपके लिए एक बेनिफिट हो गया कि उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क्स, आपने अपने मार्क जो था बिजनेस का, जो मार्क था आपका, लोगो था, उसको आपने करा लिया, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो ये नॉन टैंजिबल असेट्स हो गए। ये बेसिकली हमको दिखते नहीं है पर ये हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं। उसके बाद आ गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम बोलते हैं सीविप। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसको, सीविप बोलते हैं। सीविप क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देखो कुछ असेट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपने अभी तक, जैसे फॉर एग्जांपल उसका रजिस्ट्रेशन, जैसे हम लैंड खरीदते हैं, हमको उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री करानी पड़ती है। जब प्रॉपर उसकी रजिस्ट्री हो जाती है तो आपका क्या होता है, वो आपका असेट बन जाती है।
बट जब आपकी वो अंडर रजिस्ट्रेशन है ना, अंडर प्रोसेस है, आपने कोई एसेट खरीदा और वो अंडर प्रोसेस है, अभी अंडर प्रोसेस ऑफ परचेजिंग या फिर अंडर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो वो कहाँ पे आता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वो टेंजिबल एसेट्स में आके कहाँ आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब इसकी रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाएगी तो वो किस में आ जाएगा, टेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ हेड आता है हमारा सेम, जैसे ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए था या फिर टेंजिबल एसेट्स के लिए था। अब हमारा आता है नॉन टेंजिबल एसेट्स अंडर, या फिर हम बोल सकते हैं इनटेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। अब आपको एक ट्रेडमार्क गवर्नमेंट से रजिस्टर कराना था, कोई कॉपीराइट कराना था, तो उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो जब तक वो अंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है तो वो कहाँ पर आएगा, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर अंडर डेवलपमेंट हम इसको बोल सकते हैं। मतलब अभी इस पे काम चल रहा है, जब इसका काम पूरा हो जाएगा, जब ये ऑफिशियली आपको मिल जाएगा तो वो कहाँ आ जाएगा, नॉन टेंजिबल एसेट में। बट जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बनने के प्रोसेस में है, अभी गवर्नमेंट के पास पड़ा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो कहाँ आएगा, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। क्लियर। उसके बाद हमारी यहाँ पर क्या आती है, ये तो थी असेट से रिलेटेड, चारों चीज असेट से रिलेटेड। उसके बाद इसके अंदर आ जाती है हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, आपने कहीं पे पैसा लगाया है और वो पैसा आपने लंबे टाइम के लिए लगाया है। जैसे आपने एक बिल्डिंग खरीद के डाल दी, ठीक है, आप गुड्स बेचते हो, आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, तो बिल्डिंग आपके लिए सेट हो गई। आपने बिल्डिंग खरीद के डाल दी, 10 साल के लिए आपके पास पड़ी है जब से, तो वो क्या हो गई, आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिल्डिंग तो बेसिकली यहाँ आ गई, इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, वो तो आपकी टेंजिबल एसेट हो गई। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट हो गई, आपने कहीं पे पैसा लगाया और वहाँ से आपको रिटर्न भी मिलता है। जैसे आपने क्या करा, एक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, आपको कहीं पैसा इन्वेस्ट करना था, आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीद लिया। अब कंपनी हर साल आपको डिविडेंड पे करती रहेगी, आपको इन रिटर्न, इसके ऊपर इन रिटर्न आपको कुछ ना कुछ मिलता है हर साल। फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपकी बुक्स में आ रहे हैं, इनके ऊपर आपको कुछ पैसा मिल रहा है, और आपने फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो पैसा कमाने की वजह से ही आपने वहां पे पैसा लगाया था, तो ये क्या हो गया आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपका आ गया डेफर्ड टैक्स एसेट्स। देखिए, हमने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पढ़ी थी, सेम वे डेफर्ड टैक्स एसेट। जब आपका एक अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है और एक टैक्सेबल प्रॉफिट होता है और ये दोनों मैच नहीं करते आपस में, और ये अकाउंटिंग प्रॉफिट उस केस में ये कम था और ये ज्यादा था, अब क्या होगा, अब आपका असेट है, आपका फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग प्रॉफिट था 20,000 रुपए का और आपका टैक्सेबल प्रॉफिट था 10,000 रुपए का, तो आपने अभी टैक्स आपने इसके हिसाब से बना हुआ है, जबकि बनता आपका 10,000 था, तो 10,000 आपको रिफंड मिलना चाहिए। तो जब आपको वो मिलेगी, जो चीज़ हमको बेनिफिट देती है, वो हमारा असेट बन जाती है। तो ये जो 10,000 रुपये, इसका जो डिफरेंस 10,000 रुपये जो आपको मिलने वाला है, दैट बिकम्स योर डेफर्ड टैक्स असेट। क्लियर। उसके बाद आ गया आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने किसी को लोन दे रखा था, आपने किसी को पैसा दिया था, लोन पे पैसा दिया था, तो वो आपका सेट हो गया, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट पे करने वाला है, और वो पैसा आपने 10 साल के लिए दे दिया फॉर एग्जांपल, तो वो हो गए हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जब आपने किसी को पैसा उधार पे दिया है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और उसके बाद वही इंक्लूसिव हेड अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स इंक्लूसिव हेड हो गया, अगर कोई असेट लॉन्ग टर्म का है, यहाँ नहीं फिट होता तो वो यहाँ आ जाएगा, इंक्लूसिव हेड है। ये तो कहानी थी हमारी नॉन करंट असेट्स की। इसके बाद अब जल्दी से समझते हैं करंट असेट्स को, इसके साथ ही हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी करंट असेट्स को करते ही। पहले एक बार नॉन करंट असेट्स को या तो रिवाइज कर लेते हैं। नॉन करंट असेट्स के अंदर देखिए हमने क्या बोला, हमने कहा वो असेट्स जो हम 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए होल्ड करने वाले हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमने जो असेट्स के बारे में देखा, टेंजिबल असेट जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नॉन टेंजिबल असेट लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब ये टेंजिबल असेट्स अंडर रजिस्ट्रेशन होते हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इनटेंजिबल असेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर डेवलपमेंट, जब ये नॉन टेंजिबल असेट्स अंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन इनटेंजिबल असेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे पैसा लगाया, इन रिटर्न आपको हर साल कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। आपने लंबे टाइम के लिए पैसा लगाया तो वो यहाँ आ गई। डेफर्ड टैक्स असेट, अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा था एज कंपेयर टू योर टैक्सेबल प्रॉफिट,
उसकी वजह से जितना आपको रिफंड मिलना था वो यहाँ आ गया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को पैसा उधार पे दिया था, लोन की तरह दिया था, तो वो यहाँ पर आ गया, 1 साल से ज़्यादा के लिए दिया था। अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स के अंदर आ गया आपका जो इनके अंदर नहीं कहीं फिट होगा वो यहाँ फिट हो जाएगा। तो ये सारे हेड्स थे आपके नॉन करंट असेट्स के। अब आते हैं हम करंट असेट्स के अंदर। करंट असेट्स इज इजी। सबसे पहला आता है इसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं पैसा लगाया, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा, पर 1 साल के लिए करा, आपको पता है 1 साल के बाद आप उसमें से पैसा अपना निकाल लोगे, तो वो कहाँ गई? हमारी करंट इन्वेस्टमेंट पे। फॉर एग्जांपल आपने वही कंपनी के शेयर्स खरीदे, डेली बेसिस पे, आप डेली बेसिस पे नहीं मतलब शौकिया तौर पे ही ट्रेडिंग कर रहे थे, पर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के नहीं रखते थे, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने में बेच देते हो आप, तो ये हो गई हमारी करंट इन्वेस्टमेंट, जो आप 1 साल के अंदर अंदर उस इन्वेस्टमेंट से आपको मतलब पैसा आप ले लोगे। क्लियर? जो आप छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे। सेकेंड इज योर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या हो गई? आपका स्टॉक। ठीक है, अब इसमें स्टॉक में थोड़ा सा समझने वाली चीज है, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्रीज बहुत तरह की होती हैं। देखिए, हमारे पास स्टॉक जो होता है हमारे पास वो अलग अलग तरह का हो सकता है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ तो मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है। मैं उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो मैं कुछ सामान बना भी रही होंगी, तो मेरे पास कुछ ऐसा सामान भी स्टॉक में हो सकता है जो अभी तक पूरा कंप्लीट ना हुआ हो, मतलब जिस पे काम चल रहा हो, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री हो सकती है। थर्ड, जब माल पूरा बन गया तो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज हो सकती है मेरे पास। उसके बाद क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हूँ तो मेरे पास कुछ स्टोर्स एंड स्पेयर्स का भी हो सकता है, जो मेरे को छोटे छोटे नट बोल्ट्स चाहिए होते होंगे, स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते होंगे, उनका मेरे पास स्टॉक हो सकता है। लूज टूल्स, जो मेरे टूल्स लगते हैं मशीनरी के अंदर, वो सब चीज़ों का मेरे पास स्टॉक हो सकता है। और स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है और फिनिश गुड्स, उसको ध्यान से समझना। देखो, स्टॉक इन ट्रेड वो होता है वो सामान जो आपने खरीदा फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। मैंने एक जगह से खरीदा और आगे जाके बेच दिया, तो वो होता है मेरा स्टॉक इन ट्रेड। और एक होता है फिनिश गुड्स। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, ये गुड्स वो गुड्स है जो फाइनल प्रोडक्ट मेरा मैन्युफैक्चरिंग में बन के निकला। तो फिनिश गुड्स यूज होता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, एंड स्टॉक इन ट्रेड यूज होता है मेरा जब मैं ट्रेडिंग बिजनेस हूँ। तो हो सकता है मैंने कुछ ऐसा सामान भी खरीदा हो जिसको मैं आगे बेचने वाली हूँ। जरूरी नहीं मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही कर रही हूँ, हो सकता है किसी चीज़ की ट्रेडिंग भी कर रही हूँ। तो स्टॉक इन ट्रेड वो सामान हो गया जो मैंने कहीं से खरीदा और बेच दिया आगे ले जाके। फिनिश गुड्स वो जिनको मैं मैन्युफैक्चर कर रही थी और वो फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, अब बिकने के लिए रेडी हैं। इसका मतलब इन्वेंट्रीज मेरे पास अलग अलग तरह की हो सकती हैं, तो वो सब हमको नोट्स टू अकाउंट्स में बनाकर यहाँ पर फाइनल फिगर शो करनी होती है। तो इस इन्वेंट्रीज के अंदर हमने पढ़ा रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री हो सकती है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हो सकती है, स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंट्री हो सकती है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स की इन्वेंट्री हो सकती है, लूज टूल्स की इन्वेंट्रीज हो सकती है। तो ये तो था छोटा सा नोट इन्वेंट्रीज के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, जिसके अंदर आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारा डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स आ जाते हैं। जैसे ट्रेड पेबल्स थे, क्रेडिटर्स और बीपी, सेम वेज ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद हमारे पास आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखिए, कैश तो हमें पता है क्या होता है। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? जो कैश के ही बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ चेक्स पड़े हैं, कुछ डिमांड ड्राफ्ट्स पड़े हैं, बेसिकली वो डिजिटल कैश ही तो है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और कैश के बराबर जो चीजें हैं हमारे पास, वो हो गई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर? बैलेंस आपका जो बैंक में पड़ा है, आपका बैंक अकाउंट कहाँ का हो गया? कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट हो गया। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सेम वेज जैसे यहाँ था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने किसी को महीने 2 महीने के लिए पैसा दे दिया उधार पे कि वो 2 महीने बाद आपको पैसे वापस कर देगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स, इसके अंदर क्या चीज़ आ गई आपकी? प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए। जो भी आप और चीज़ें पढ़ते थे जो आपकी कहीं पे भी इंक्लूड नहीं हो रहे, वो सब आपके यहाँ आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कहीं पे भी नहीं आए,
ठीक है। तो अदर करंट असेट्स के अंदर आ गए, और भी जो आप कुछ कुछ खर्चे थे जो आप लेकर जाते हो बैलेंस शीट की असेट साइड पे, वो सब यहाँ आ गए। ये बेसिकली वही हो गया, इंक्लूसिव हेड हो गया, जो सारे कहीं नहीं फिट हुए वो यहाँ फिट हो जाएंगे। क्लियर। तो ये थी मेरी करंट असेट्स की साइड। तो करंट असेट्स के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो हमने एक साल के लिए, एक साल के अंदर अंदर के लिए हमने करी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज हमने अलग अलग टाइप की इन्वेंट्रीज पढ़ी, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड बीआर आ गए इसके अंदर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हमारा कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, चेक्स हो गए, डिमांड ड्राफ्ट्स हो गए। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने छोटे टर्म के लिए पैसा उधार पे दिया है। अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स हो गए जो कहीं नहीं आएंगे, वो यहाँ आ जाएंगे, जैसे हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये सब था मेरा प्रॉपर बैलेंस शीट, जिसमें हमने इक्विटी को समझा, लाइबिलिटीज को समझा एंड असेट्स को अच्छे से समझ लिया। नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स हमारे दो मेजर हेड थे। नॉन करंट असेट्स के अंदर ये सारे सब हेड्स हो गए एंड करंट असेट्स के अंदर ये सारे सब हेड्स हो गए। ओके, तो ये थी हमारी प्रॉपर बैलेंस शीट। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। इसके बाद एक वीडियो मेरी बनेगी जो इसके थोड़े से क्वेश्चंस पे हम लोग बनाने वाले हैं। आई होप सो कि मैं उसको बनाऊंगी, जल्दी बना दूंगी। तो आज के लिए इतना ही था। अब क्या होगा, जब ये असेट्स का टोटल आएगा तो ये टोटल ऑफ असेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, अगर ये मैच करते हैं तो ये बैलेंस शीट इज कंप्लीट। उसके बाद एक पॉइंट इसमें ये समझना था कि हमने कुछ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज पढ़ी हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज हमने हमेशा पढ़ा है एज अ फुटनोट आती है, बैलेंस शीट का पार्ट कभी नहीं होती, बैलेंस शीट के अंदर कभी नहीं आती, हमेशा बैलेंस शीट के नीचे एज नोट हम लिखते हैं उसको। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है हमारी जो हमें ये नहीं पता कि वो अराइज हो जाएंगी, मतलब अनसर्टेन होती हैं, फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये अराइज होंगी। फॉर एग्जाम्पल ABC 3 बंदे थे, A B और C 3 बंदे थे। A ने B से पैसे लिए। अब B ये सोचेगा कि मैं इसको कैसे दूं पैसे, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। बीच में आता है C ने बोला, ये B का फ्रेंड था C ने बोला अरे मैं जानता हूँ A को, तू क्या कर इसको पैसे दे दे, अगर इसने पैसे नहीं दिए ना तो मैं तेरे पैसे चुका दूंगा, तेरे पैसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने एग्जाम्पल फिर से सुनते हैं। क्या बोला? A को पैसे चाहिए थे B से, B A को पैसे दे रहा था, पर B ने बोला कि मैं तुझे पैसा नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुझे नहीं जानता हूँ। C आया बीच में, जो कि कौन था? A का फ्रेंड था। B ने बोला अरे ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, और इन केस अगर ये डिफॉल्ट करके भाग भी जाता है ना, तेरे पैसे नहीं भी देगा तो मैं तेरे पैसे वापस दे दूंगा। अब क्या हुआ, B ने जब A को पैसे दिए, B को नहीं पता था कि A ना चोर है, भग जाएगा ये, तो A पैसे मार के भाग गया। तो अब क्या हुआ, C तो निश्चिंत बैठा था घर पे अपने कि हाँ यार A तो पैसे दे देगा। तो अब क्या हुआ, जब A ने पैसे नहीं दिए तो इसकी लाइबिलिटी अराइज हो गई। अब वो पैसा किसको देना पड़ेगा? C को देना पड़ेगा। इसका मतलब C की लाइबिलिटी किस पे डिपेंड करती थी? A के ऊपर डिपेंड करती थी। ये लाइबिलिटी डिपेंडेंट हो गई A पे। अगर A ने पैसे नहीं दिए तो इसकी लाइबिलिटी अराइज होगी, अगर A ने पैसे दे दिए तो इसकी लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी। तो C की जो लाइबिलिटी है ना वो कंटिंजेंट हो गई अब इस केस में। क्यों? क्योंकि ये किसी सर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड हो गई। दिस इज आवर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, जो किसी सर्टेन फ्यूचर इवेंट के ऊपर हमारी डिपेंडेंट होती है। तो ये कभी भी हमारी एक्चुअल लाइबिलिटीज का तो पार्ट है नहीं, तो इसलिए हम कभी भी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते, इसको हमेशा फुटनोट की तरह ही हम हमेशा दिखाते हैं। तो ये थी हमारी पूरी बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1। हमने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि प्रॉपर डेट के लिए बनाई जाती है, इसके सारे हेड्स अच्छे से समझ लिए, टोटल समझ लिए, थोड़े से कुछ नोट्स भी समझे आज अकाउंट्स में जो हम बनाते हैं। इसकी कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच। आई होप आपको ये सब चीज़ें टर्म्स क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आई विश। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और उसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। आई गेस बहुत लंबी वीडियो हो गई है। सो आई विश आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें फ्यूचर में, अच्छे से समझ आए आपको चीज़ें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस का आप बेनिफिट ले सकें। सो दिस इज़ विशाली अग्रवाल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। डू वेल, ऑल द बेस्ट, हार्ड वर्क ज़रूर कीजिए अपनी अकाउंट्स के ऊपर, 12th क्लास है वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।